सबसे पहले बात चारधाम यात्रा पर आसमानी आफत की करते हैं। बड़ी जानकारी है, चारधाम यात्रा पर पड़ी मौसम की मार और मौसम खराब होने पर अस्थायी रूप से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। सोनप्रयाग में रोका गया तीर्थ यात्रियों का जत्था और फाटा गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर सेवाएं भी रोक दी गई हैं अस्थायी रूप से। अभी फिलहाल यात्रियों को नीचे रोका गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने देखिए। इस वक्त मौसम खराब है और मौसम में जो लगातार तब्दीली हो रही है उसके बाद ये असर यहाँ पर भी चारधाम यात्रा पर दिखाई दे रहा है। मौसम की मार पड़ी है, आप कह सकते हैं। मौसम खराब होने की वजह से अस्थायी रूप से केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। सोनप्रयाग में रोका गया तीर्थ यात्रियों का जत्था, ये जानकारी है। और साथ ही फाटा गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर सेवाएं जो लगातार चल रही थी उनको भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है, हेली सेवाओं को भी। ये बड़ी जानकारी। लगातार उत्तराखंड में मौसम विभाग का भी अलर्ट है कि कई जगहों पर तेज बारिश होगी तो कहीं पर आंधी तूफान का असर भी दिखाई देगा। और चारधाम यात्रा पर भी बारिश का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जो तीर्थ यात्री हैं उनको नीचे ही रोक दिया गया है। जब मौसम ठीक होगा तो फिर यात्रा शुरू की जाएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ में रुक रुक करके बारिश हो रही है और आज सुबह से केदारनाथ में लगातार बारिश के साथ काफ़ी बर्फबारी केदारनाथ के अंदर हो रही है, जो कि आए हुए तीर्थ यात्रियों को बर्फबारी से काफ़ी परेशानी हो रही है। रहने की भी थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं, ठंड भी काफ़ी हो रही है। और यात्रा पे जो लोग अभी यात्री आ रहे हैं, जो जहां हैं, मेरी आप सभी को सलाह है आप वहीं रहे। मौसम साफ होते ही आप केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करें, नहीं तो तब तक जो यात्री जहां हैं वहीं रहे। तो केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोका गया है क्योंकि मौसम खराब है। और जानकारी लेते हैं अभी मौसम का ताजा हाल क्या है और कितनी संख्या है तीर्थ यात्रियों की। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथी, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोहित, ताजा हाल बताइएगा मौसम का, और कितने तीर्थ यात्री हैं जिनको नीचे सोनप्रयाग में ही रोका गया है और कब तक ये कहा जा रहा है कि उनको आगे जाने दिया जाएगा? रोहित, मैं चाहूंगा कि केदारनाथ की यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और इसलिए रोका गया है क्योंकि लगातार जो है केदारनाथ धाम से ही जो यात्रा पड़ाव है उनमें बारिश आ रही थी। बारिश के चलते जो है प्रशासन की ओर से यात्रा रोकने का निर्णय लिया गया। और मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे तक 8,500 के करीब तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद मौसम खराब होने के चलते और केदारनाथ धाम में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने के कारण जो है यात्रा को रोका गया। अभी भी यात्रा को रोका गया है क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड में इलाके में जबकि तेज बारिश हो रही है। और निचले इलाकों की हम बात करेंगे तो निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी अभी भी जारी है और केदारनाथ धाम में लगातार हल्की बर्फबारी सुबह से हो रही है। तो कह सकते हैं जो यात्री जो है वहाँ पे हल्की बर्फबारी के बीच बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। जबकि जो निचले क्षेत्रों में पड़ाव में फंसे हुए तीर्थ यात्री हैं उनकी सुरक्षा के तौर पर 3 स्थलों पर रोका गया है। और लिंचोली और रामबाड़ा ऐसे को 2-3 स्थान ऐसे जहाँ पर टेंटों की व्यवस्था है, तो वहाँ पर टेंट से जरिए जो है यात्री रुकवाया गया है। और NDRF, SDRF और इसके अलावा पुलिस के जवान और DDRF की टीम भी जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा के तहत पे तैनात कर दी गई है। जी ठीक है रोहित, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो नीचे ही मौसम खराब होने की वजह से तीर्थ यात्रियों को रोक दिया गया है। रोहित ये जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम खराब है जिसका असर चारधाम यात्रा पर सीधा पड़ रहा है। मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। सोनप्रयाग से यात्रियों को अभी रवाना नहीं किया जा रहा है। यात्रीगण ध्यान दें, श्री केदारनाथ धाम में अत्यधिक बारिश व बर्फबारी होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया सुरक्षित जगह पे रुक जाएं। वहाँ पे अत्यधिक बारिश व बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम चारधाम यात्रियों की राह में मुश्किल खड़ी कर रहा है। केदार घाटी में रुक रुक कर बारिश जारी है, जिस वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा बाधित है। गर्मी के मौसम में भी बर्फबारी होना सबको हैरत में डाल रहा है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की ताजा तस्वीरें हैं। मौसम खराब है जिस वजह से तीर्थ यात्रियों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा सोनप्रयाग में रोक दी गई है, तो वहीं फाटा और गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर सेवाओं को अस्थायी रूप से रोका गया है। सोनप्रयाग में 8,500 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को सुबह केदारनाथ के लिए रवाना किया गया था। इन यात्रियों को केदारनाथ धाम की यात्रा पड़ाव पर अलग अलग जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है।
मगर अभी किसी भी यात्री को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए रवाना नहीं किया गया। अब मौसम खुलने पर ही फैसला लिया जाएगा। मौसम विभाग ने 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। 23 मई को भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया था और दिन भर यात्रा बंद रही। आज मौसम खुलने के बाद पैदल यात्रा को शुरू कर दिया गया था, मगर मौसम फिर से खराब होने पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो देखिए, चारधाम यात्रा पर मौसम की मार पड़ी है और ऐसे में पुलिस की तरफ से तीर्थ यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा ना करें। वो बर्फबारी हो रही है और तो आप लोगों से अनुरोध है कि सुरक्षा के दृष्टिगत यहीं पे रुक जाएं। जब मौसम सही हो जाएगा तब आप लोग चले जाना। मार्केट में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अनावश्यक आगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। श्री केदारनाथ धाम में अत्यधिक तेज बारिश हो रही है, इसके अलावा बर्फबारी भी हो रही है और सुबह से आज कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा है। आप लोगों से अनुरोध है, सुरक्षा के दृष्टिगत यहीं पे रुक जाएं होटल लॉज में। मार्केट में सभी और इसी बीच बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड में बारिश की वजह से हालात बिगड़े हैं। पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने, मुनस्यारी मार्ग पर पुल का एक बड़ा हिस्सा बहा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का असर अभी से कितना ज्यादा पड़ रहा है दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव है। मुनस्यारी मार्ग पर पुल का एक हिस्सा बह गया है। निर्माणाधीन ये पुल बताया जा रहा है और अचानक से देखिए पिछले कई दिनों से बारिश जो हो रही है उससे ये पुल का एक हिस्सा बह गया। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ केदार धाम में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर बद्री धाम में भी मौसम ने करवट बदली है। केदारनाथ धाम और बद्री धाम में कैसा है मौसम, इसे आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, एक तो केदार धाम की है और एक है बद्री धाम की। दोनों ही जगहों पर मौसम ने किस तरीके से करवट बदली, किस तरीके से तब्दीलियां मौसम में हुई हैं, वो आप समझ सकते हैं। एक केदार धाम में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। जो यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही बद्री धाम को लेकर भी जानकारी ये है कि यहाँ पर भी पिछले कई दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। ठंड बेतहाशा बढ़ गई है और जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। मौसम में बदलाव और सीधा असर चारधाम यात्रा पर। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी जानकारी देखिए, नोएडा के जमीन घोटाले में उत्तराखंड की नौकरशाही का कनेक्शन साफ तौर से दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के 2 आईएएस और 1 आईपीएस के संबंधियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी जानकारी आपके सामने, नोएडा के जमीन घोटाले का ये मामला और कनेक्शन देखिए उत्तराखंड की नौकरशाही से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के 2 आईएएस और 1 आईपीएस के संबंधियों पर एफआईआर हुई है। जमीन खरीद के मामले में फर्जीवाड़े पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल पट्टे की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कराने का आरोप है। भूमाफिया यशपाल तोमर के साथ बड़े अफसरों के संबंधी भी अब सामने आ रहे हैं। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के ससुर ए भास्करन नामजद और देखिए पूर्व डीएम हरिद्वार रह चुके हैं मीनाक्षी सुंदरम। आईएएस ब्रजेश संत के पिता केएस संत भी नामजद है, केएम संत इनका नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा डीआईजी राजीव स्वरूप की मां सरस्वती भी नामजद। राजीव स्वरूप हरिद्वार के 2 बार एसएसपी रह चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मुकदमा दर्ज हुआ है और एक मुकदमा 20 मई को, दूसरा 22 मई को दर्ज हुआ है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, वैसे भी अब नाम बहुत बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, और क्या जानकारी है, और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं अजीत जी? हाँ दीपा, देखिए ये तो 3 नाम जो आपने बताए हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के हैं, ये तो एबीपी गंगा कल से बता ही रहा है कि इनके जो बहुत सगे संबंधी, बहुत निजी, यानी पिता हैं और ससुर हैं, मदर हैं, तो इस तरह के बहुत नजदीकी लोग जिनके खिलाफ दादरी में एफआईआर हुई है जमीन घोटाले को लेकर के, उससे यहाँ उत्तराखंड की पूरी ब्यूरोक्रेसी में, सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरा ये भी है कि क्योंकि इसमें एक नया नाम साकेत बहुगुणा का भी आ गया है। साकेत बहुगुणा जो आप 2 नंबर कॉलम में देख रहे होंगे, त्रिदेव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जहां लिखा हुआ है वो उनकी सास की है। साकेत बहुगुणा यहाँ टिहरी से उपचुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र हैं।
और वो चूंकि पहले से यहाँ सक्रिय रहे हैं तो नोएडा में उनका भी नाम है और उनके बारे में तो बताया जा रहा है कि उनकी जो कंपनी थी, जो मुआवजा अथॉरिटी ने उनको दिया था, वो उन्होंने वापस भी कर दिया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक ऐसा मामला, ऐसा कोई ऑफेंस बचा हुआ है तकनीकी तौर पर, जो उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है। तो ये जो बड़े नाम आ रहे हैं, फिर एक आध और अधिकारियों के नाम चर्चा में आ रहे हैं, क्योंकि उनका पुष्ट होना भी बाकी है। और फिर जब अब ये मामला सियासी रंग ले चुका है, तो चूंकि साकेत बहुगुणा की एंट्री इसमें पूरी तरह से इस मामले को सियासी बना दे रही है, और ये अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सवाल उठने वाली बात होगी, क्योंकि विजय बहुगुणा आज इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनके एक पुत्र भाजपा से विधायक हैं, मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, और उनके बेटे साकेत यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये अब नौकरशाही से पूरी तरह से पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये एंट्री कर गया है पूरा मामला। तो अब आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के किस तरह से रिएक्ट करती है। जी बिल्कुल ठीक है अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम तो सामने आ रहे हैं, साथ में अब ये पूरा मामला सियासी हो चुका है। अजीत जी जानकारी दे रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं हमारे साथी अविनाश तिवारी का। उनके साथ में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सिंह भी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, उमेश कुमार जी इसको लेकर आपत्ति जाहिर भी कर रहे थे, उनसे पूछेगा उनको क्या आपत्ति है इन नामों को लेकर, इस पूरी कार्रवाई को लेकर, जरा बताएं। जी बिल्कुल, हम उमेश कुमार जी से प्रश्न पूछते हैं जो कि खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं। सर, आप इस पूरे मामले को लेकर के आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण है और आप क्यों आपत्ति जाहिर कर रहे हैं? मैं आपत्ति नहीं जाहिर कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कानूनी प्रक्रिया की। आपने एक मुकदमा दर्ज किया 9 लोगों को चिन्हित करके। जो पहली शिकायत चिटेरा गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने दी थी, वो 42 लोगों के खिलाफ थी। वो 42 लोग कौन हैं? उनमें से 9 लोग क्यों चिन्हित किए गए? उन 42 लोगों में से 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकी को क्यों बचाया गया? उनके खिलाफ नामजद एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब एक प्रकरण में 1200 बीघा जमीन का इतना बड़ा रकबा है, उसके अंदर कई सौ खरीदार हैं, 111 पट्टेदार भी हैं, एफआईआर सिर्फ 3 ही लोगों पर क्यों? आप कहते हो कि सब मुआवजा उन्होंने गलत तरीके से लिया। अगर गलत तरीके से मुआवजा लिया, मुआवजा देने वाला कौन? नोएडा अथॉरिटी। मुआवजा मांगने आपके पास नहीं आए, मुआवजा आपने खुद जाके दिया, आपने पब्लिकेशन किया कि साहब ये भूमि हम खरीदना चाहते हैं या एक्वायर करना चाहते हैं। अगर आपने एक्वायर की तब भी आपने अपनी मर्जी से की, आपने खरीदी तब भी आपने अपनी मर्जी से खरीदी। आपसे कोई, आपके पास घर तो कोई चलकर आया नहीं, पब्लिकेशन तो आप ही ने किया। दूसरी बात, अगर फरद में, फरद बोलते हैं जिसमें भूमि धरी चढ़ी होती है, क्योंकि कृषि भूमि है, अगर कृषि भूमि किसी के नाम पर दर्ज है, दाखिला खारिज उसके नाम पर है और फर्दर कोई ऑर्डर उसमें चढ़ा नहीं है, तो किसी को कैसे पता होगा कि इसके अंदर कोई वाद लंबित है? आप कहते हो कि इसमें एडिशनल कमिश्नर के यहाँ से स्टे था, एडीएम ने इनके फेवर में दिया, सबके नाम पर नामजद हो गए, नाम दर्ज हो गई। उसके बाद सरकार गई अपील में एडिशनल कमिश्नर के यहाँ, अपर आयुक्त के यहाँ। सरकार को अगर स्टे मिला तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? लाकर उसको दाखिला खारिज में चढ़ाने की, फर्द में चढ़ाने की, कि साहब इतने रकबों पर जो इनके नाम पर भूमि दर्ज की गई है, इस भूमि पर अपर आयुक्त के यहाँ से स्टे हो चुका है। आपने नहीं चढ़ाई वो सूचना, इसके लिए जिम्मेदार कौन? नोएडा अथॉरिटी और जिला अधिकारी कार्यालय के लोग। दूसरी बात, आप कहते हो कि स्टे के दौरान मुआवजा लिया गया, वो क्राइम है। स्टे हुआ दिसंबर 2017 में और भूमि क्रय की गई फरवरी 2017 में। स्टे दिसंबर 2017 में और भूमि बिकी फरवरी 2017 में। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा स्टे था और कहां लंबित था? बात यह है कि क्या आप कुछ लोगों को बचाने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं? आप अपने अधिकारियों को बचाना चाहते हैं? पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार कौन है? बोनाफाइड परचेजर या उनके नाम पर भूमि चढ़ाने वाले या उनको मुआवजा देने वाले? मुआवजा किसने दिया? सरकार ने दिया, सरकार के अधिकारियों ने दिया। आप और हम जब बैंक लोन लेने जाते हैं, मैं बहुत साधारण सी भाषा में आपको समझाता हूं, एक बाइक का भी लोन लेने जाते हैं ना आप, तो भी आपके 12 साल का रिकॉर्ड निकाला जाता है कि आप कहीं बैंक करप्ट तो नहीं है, कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है।
उसके बाद आपको लोन दिया जाता है। ऐसे ही भूमि के मामलों में जब कोई आप संपत्ति खरीदते हैं तो उस संपत्ति का 12 साल 30 साल रिकॉर्ड निकाला जाता है कि ये संपत्ति पूर्व में बेची तो नहीं गई, या इस पे लोन तो नहीं लिया गया, या ये कहीं किसी न्यायालय में इसके संबंध में कोई वाद तो लंबित नहीं है। क्या आप किसी को मुआवजा दे रहे हैं, आपने 12 साल रिकॉर्ड भी चेक नहीं किया होगा, और जब आप खुद पार्टी हैं अपर आयुक्त के यहाँ, दोषी कौन है? तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कार्रवाई, पहली एफआईआर करते हैं आप, उसमें आप लिखते हैं कि साहब डरा धमकाकर किसानों से जमीन खरीदी गई, फिर आप उसी अच्छा अविनाश उमेश कुमार जी बहुत बारीकियों को समझा रहे हैं, वो बहुत गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के वो कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ बड़ी मछलियां हैं, अभी और भी बड़ी मछलियां हैं, बड़े अधिकारी हैं जिनको बचाने के लिए फौरी तौर पर ये कार्रवाई की जा रही है। अविनाश, एडीएम ने ये किया, उसने, मुझे ये बताइए फौरी तौर पर जो कार्रवाई हो रही है उसको किस तरीके से आप देखते हैं, और क्या दोषी कौन कौन से लोग, जैसे आप 9 लोगों के नाम ले रहे हैं, तो क्या और लोग भी हैं, क्या बचाने की कोशिश की जा रही है? मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि वो 42 लोग कौन हैं। 42 में से आपने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर सिर्फ चिन्हित करके दर्ज की, वो बाकी लोग कौन हैं? 42 लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ पहला प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया, शिकायत भेजी गई, उस शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो शिकायत कहाँ है जो समस्त ग्रामवासियों ने चिटेरा के भेजी थी? और 111 पट्टेदारों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ जिन्होंने जमीन बेची? खरीदार दोषी है, जमीन बेचने वाला दोषी नहीं है। ये कौन सी प्रक्रिया है? आप भी इसमें क्या कोई कार्रवाई की बात कर रहे हैं या फिर कोई लीगल रेमेडी के लिए जा रहे हैं? मैं क्यों जाऊंगा लीगल रेमेडी? मेरे ऊपर मुकदमा नहीं है। मैंने आप जैसे जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, क्या इसकी जांच की मांग करें? मैं तो जांच की मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए कि इसमें अगर कहीं पर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, दोषियों ने कहीं पर गलत तरीके से कोई मुकदमा दर्ज, कोई कार्रवाई कराकर मुआवजा लिया है, तो वो ये बताएं कि मुआवजा गलत लिया कैसे गया और किनके द्वारा दिया गया। जिन्होंने दिया वो दोषी नहीं है? क्या नोएडा अथॉरिटी के लोग दोषी नहीं हैं जिन्होंने मुआवजा दिया? सिर्फ वो लोग दोषी हैं जिन्होंने मुआवजा लिया? आंख बंद करके किसी को सरकार का पैसा दे देना दोष नहीं है, खरीदना दोष है। बेचना, जिन किसानों ने बायर्स को जमीन बेची वो दोषी कोई नहीं है। आपने 111 लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये पट्टे बेचे, भाई 1998 में पट्टे किन लोगों को मिले? किसानों को। जब किसानों को पट्टे मिले तो किसानों ने किसे बेचे? आगे लोगों को। जिन लोगों को बेचे उन्होंने मुआवजा ले लिया, यही दोष है ना। अब ये बताइए कि बेचने वाले दोषी क्यों नहीं हैं? खरीदार सिर्फ दोषी क्यों हैं? नोएडा प्राधिकरण के लोग दोषी क्यों नहीं हैं जिन्होंने मुआवजा दिया, जिन्होंने ये भी नहीं देखा कि साहब ये वाद, इसके संबंध में खुद सरकार उसमें पार्टी है, सरकार ने स्टे कराया हुआ है और सरकार ही मुआवजा दे रही है, तो दोषी कौन है? जी, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या इस सारी प्रकरण को लेकर के आप जांच के लिए पत्र लिखेंगे या मांग करेंगे? बिल्कुल, मैं तो जांच की मांग कर रहा हूं। जिन 44 लोगों का जिक्र कर रहे हैं उमेश कुमार जी, उन 44 लोगों के बारे में इनको जानकारी है? वो लोग कौन है, खुलासा करेंगे उनका, बताएंगे? या कुछ लोगों को बचाने के लिए इस तरीके से ध्यान, देखिए क्या है, देखिए जो आप नाम का जिक्र कर रहे हैं कि 42 लोगों का नाम है, इसमें 9 लोगों के नाम एफआईआर किया गया, क्या उन 42 लोगों में से जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं, उनके नाम की जानकारी आपको है? क्या आप उनके नाम का जिक्र करेंगे? मैं उनके नाम का जिक्र कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं उनसे डरता हूं। जो भी हैं मैं उनके नाम बता देता हूं। करतार, जयवीर, हेम सिंह, अनिल, श्रीनिवास, मांगेराम, किरण, रघुराज, देवेंद्र, रवि, महेंद्र, रणवीर, बलेराम, सुखवीर, इशुब, यासीन, यूनुस, सतेंद्र, ओमवती, धनपत, अनिल, लेखराज, चमेली, जैकसैन, रामवीर, समयपाल, शिवराज, इंद्रपाल, रत्नी, संजय सनी, भागमल, उर्मिला, देवीचरण, महेश, बिरजू, राजपाल, हरचंदी, रामफुल, जयकरण, विजयपाल, बीरमल, जुल्लू, तमाम सारे लोगों जिनके खिलाफ शिकायत गई। ये शिकायत गई है। आप ये देखिए, मैं आपको शिकायत दिखाना चाहता हूँ, अगर आप कैमरे पर देखना चाहें तो शिकायत भी दिखा देता हूँ, और ये भी आप देख लीजिए ये शिकायत किसको गई है।
कैमरामैन से निवेदन करेंगे कोई शिकायत दिखाएंगे किस तरीके से शिकायत गई है। इसके बावजूद भी अगर बात करें तो कार्रवाई नहीं हुई है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं उमेश कुमार जो कि खानपुर से विधायक है निर्दलीय, और अभी ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो शिकायत गई है उसके बावजूद यहाँ पे कार्रवाइयाँ नहीं की गई हैं। और प्रमुख सचिव को ये पत्र गया है, इसके बावजूद कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कुछ लोगों को बचाया गया है, ऐसा आरोप विधायक उमेश कुमार लगा रहे हैं। सर अब आगे आपका क्या एक्शन होगा? क्या आप जांच के लिए पत्र लिखेंगे सरकार को या फिर आगे किस तरीके से करेंगे? लिखूंगा और आप इसमें जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि जब बड़े लोगों के नाम आ जाते हैं और कुछ आईएएस अधिकारियों के रिश्तेदार भी हैं, आईपीएस अधिकारियों के रिश्तेदार भी हैं, कुछ पूर्व सांसदों के भी रिश्तेदार हैं, ये तो वो नाम है जो सामने आ गए। बिल्कुल ठीक है अविनाश, लेकिन तमाम और भी जो नाम शामिल कर रहे हैं, बहुत आरोप भी वो सामने लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि FIR बहुत बड़े बड़े सिर्फ आईएएस चिन्हित आईपीएस करके अधिकारियों के दर्ज सगे संबंधी हैं जो इस पूरे न्याय मामले में प्रक्रिया शामिल का हैं, कहीं ना लिप्त कहीं है, अनदेखा करना उनके नाम भी कानून उजागर को होने चाहिए, पहले उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। कुल मिलाकर के उमेश कुमार का ये कहना है। शुक्रिया आपका अविनाश, और उमेश कुमार जी का भी शुक्रिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून से बड़ी जानकारी है, आज भाजपा में शामिल होंगे कर्नल अजय कोठियाल। ये बड़ी खबर, दोपहर 3 बजे भाजपा ज्वाइन करेंगे कर्नल अजय कोठियाल, और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही सीनियर नेता भाजपा के मौजूद रहेंगे इस दौरान। हाल ही में कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, और अब खबर ये कि आज दोपहर 3 बजे भाजपा में वो शामिल हो जाएंगे।